आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया था और वहाँ हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आज उस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया था। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन यानी एक बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से कैसे होता है इसके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाला है कि जो ट्रांसडक्शन है ये बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बैक्टीरियोफेज वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब ये पता चलता है कि ये जो हमारा है ये बैक्टीरियोफेज वायरस का रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है ना। तो आप इसको 2 फेज में समझ सकते हैं, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी समझ सकते हैं और वायरस में आप इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल के फॉर्म में भी बैक्टीरियोफेज वायरस में समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसडक्शन है क्या। ठीक है, देखिए ट्रांसडक्शन क्या है। नंबर 1, इट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। It is genetic recombination in bacteria by bacteriophage virus। बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से होने वाला क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दूसरा मैंने बोला आप इसको वायरस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वायरस के रिस्पेक्ट में ये चीजें बदल जाएंगी ना। वायरस के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या होगा, इट इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये वायरस का रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस उसका ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। अब देखिए ट्रांसडक्शन के 2 बेसिक टाइप होते हैं, इन्हीं 2 बेसिक टाइप्स को हम लोग समझेंगे, है ना। तो 2 बेसिक टाइप्स क्या है ट्रांसडक्शन के। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो ये टाइप्स हमारे 2 तरह के हो जाते हैं। अगर हम ट्रांसडक्शन के फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया है। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, तो अगर उस रिकॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो हमारा पहला टाइप बनेगा आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, पहला आपका बन जाएगा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरी कैटेगरी आपकी बन जाएगी साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन। ठीक है, साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन। तो जनरलाइज्ड और साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन ये 2 हो जाएंगे। लेकिन जब आप वायरस के रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंसीडर करेंगे तब हम इसी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को क्या बोलेंगे, लिटिक साइकिल और साइट स्पेसिफिक को बोलेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो बहुत सारे किताबों में नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि 2 नाम अलग अलग तरीके से हैं। जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन। लेकिन जब हम बैक्टीरियोफेज की रिप्रोडक्टिव साइकिल को देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के टर्म में, तब हम उसको लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, 2 अलग अलग साइकिल्स क्यों हैं। तो एक्चुअल में ये डिपेंड करता है बैक्टीरियोफेज वायरस के जेनेटिक स्ट्रेन पे कि किस तरह का वो स्ट्रेन है। जैसे लिटिक साइकिल आपको कॉमनली कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा फाउंड इन T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज में आपको मिलेगा, जबकि वहीं लाइसोजेनिक साइकिल आपको किसमें मिलेगी, फाउंड इन लैम्डा फेज। तो लैम्डा फेज को हम लोग टेम्परेट फेज भी बोलते हैं, तो आप इसको लैम्डा फेज लिखिए या
टेम्परेट फेज लिखिए, टेम्परेट फेज, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेन की अलग अलग साइकिल होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन यानी लिटिक साइकिल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक, या लिटिक साइकिल जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, और लिटिक साइकिल। इस केस में क्या होता है समझिएगा, हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो सपोज करिए यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज वायरस हमने ले लिया है ना, इट इज टैडपोल लाइक वायरस। इस तरीके से वायरस है ये, और ये इसका डीएनए मान लीजिए, ठीक है, ये इसका डीएनए है, ठीक। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। बैक्टीरियोफेज वायरस, कौन सा बैक्टीरियोफेज वायरस? T2, क्योंकि टी बैक्टीरियोफेज में ही ज्यादातर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन या लिटिक साइकिल पाई जाती है, ठीक। दूसरी तरफ इसका जो होस्ट है, होस्ट इसका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को बना लेते हैं। सपोज करिए ये बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया मान सकते हैं। सबसे कॉमन इसका जो सोर्स होता है ई कोलाई बैक्टीरिया है, आप कोई भी एक बैक्टीरिया मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होस्ट बैक्टीरिया, ठीक, और होस्ट बैक्टीरिया का ये डीएनए है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आप जानते ही हैं, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है कि ये अपने आप को इसके ऊपर फिक्स कर लेता है, यानी इसका एड्सॉर्प्शन हो जाता है, उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन स्टेप बोलते हैं। तो ये खुद को इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा इसके सरफेस पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी, देखिए ये है, और ये हमारा वायरस है। वायरस ने खुद को इसके ऊपर फिक्स कर लिया, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन हो गया। इसके बाद ये इसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद अपने डीएनए को इसके अंदर शिफ्ट करा देगा। तो इसका जो डीएनए है वो यहाँ से निकल करके और बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए आ गया। जैसे बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए एंटर कर जाता है, तो ये क्या करेगा? पूरी मशीनरी पे कब्जा कर लेगा, ठीक है, इसकी पूरी मशीनरी पे ये कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद ये बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देगा, यानी इसको फ्रेगमेंट कर देगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और जो वायरस का कैप्सिड है वो तो बाहर पड़ा ही रहेगा, ठीक है, ठीक। ये जो खाली कैप्सिड बाहर पड़ा हुआ है वायरस का, प्रोटीन का कैप्सिड, इसको हम लोग घोस्ट बोलते हैं, ठीक है। सुन के थोड़ा अजीब टर्म लग रहा होगा घोस्ट, बट इट इज एक्चुअली नोन एज घोस्ट। तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, और इसने क्या किया कि बैक्टीरियल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करा दिया। तो देखिए इस तरह से बैक्टीरियल डीएनए टूट गए। साथ ही साथ जो वायरस है, वायरस अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो अपने डीएनए को ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो वायरस के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और वायरस के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होने के साथ साथ जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो आपका फ्रेगमेंटेड हो गया, ठीक। इस फ्रेगमेंटेशन के बाद अब क्या होगा? पहला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, पहला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बैक्टीरियल डीएनए, एंड वायरल डीएनए। बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए के बीच आपका फर्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। यानी अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखिए, तो बैक्टीरिया के कुछ डीएनए वायरस के डीएनए के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए वायरस का डीएनए है, ठीक है,
इन्हीं में बैक्टीरियल डीएनए भी आपको मिलेगा। देखिए बैक्टीरियल डीएनए भी इसी में अटैच हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो है बैक्टीरिया के डीएनए के वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अटैचमेंट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से फर्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हुआ, आप चाहे उसको लिख सकते हैं, फर्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हुआ, बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए के बीच। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो वायरस के डीएनए मल्टीप्लाई हुए हैं और रिकम्बाइंड हुए हैं बैक्टीरियल डीएनए के साथ, इनके चारों तरफ नई प्रोटीन कैप्सिड की सिंथेसिस शुरू होगी, यानी वायरस की असेंबली शुरू हो जाएगी ताकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही दिखाएंगे। पुराना कैप्सिड तो ऐसे बाहर ही पड़ा रहेगा इस तरीके से, और नए वायरस पार्टिकल बनने शुरू हो जाएंगे असेंबली होकर के। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि नए वायरस पार्टिकल जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, असेंबल्ड हो रहे हैं। देखिए डीएनए वायरस का इसके अंदर पैक है और इसी में बैक्टीरियल डीएनए भी लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपके न्यू वायरस पार्टिकल है, न्यू वायरस पार्टिकल। जैसे ही नए वायरस पार्टिकल तैयार हो जाते हैं, ठीक है, ये तुरंत क्या करेंगे, सेल को लाइस करा देंगे, यानी सेल की लिसिस हो जाएगी। ठीक है, लिसिस ऑफ होस्ट सेल, लिसिस ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल की लिसिस हो जाएगी। और लिसिस होने पे क्या है, जो नए वायरस पार्टिकल हैं दे विल गेट फ्री, है ना, वो बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो फ्री हो जाएंगे तो वो इस तरह से आपको मिलेंगे। एंड नाउ दे आर रेडी टू अटैक ओवर अदर बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर रेडी टू अटैक ओवर अदर बैक्टीरिया। तो अटैक ऑन अदर बैक्टीरिया। तो देखिए क्या होगा, अब इस साइकिल को समझिए। इस फर्स्ट साइकिल में आपको पहला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके बीच मिला है, वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए के बीच, जबकि हम लोग यहाँ बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना। तो होगा क्या, अब देखिए सभी वायरसेस, जो नए वायरसेस बने हैं इस साइकिल के दौरान, इन नए वायरसेस में बैक्टीरिया के डीएनए लगे हुए हैं, और जब ये अटैक करेंगे फिर दूसरी बैक्टीरिया पे, तो सेम साइकिल रिपीट होगा, और सेम साइकिल रिपीट होगा तो फिर ये रिकॉम्बिनेशन वाला स्टेप आएगा, सेकेंड चांस। और जब सेकेंड चांस आएगा तब उस बैक्टीरिया का डीएनए और ये जो पुरानी बैक्टीरिया के डीएनए पहले से इसके अंदर मौजूद है, इनके बीच रिकॉम्बिनेशन होगा। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन किसके बीच होता है, वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए के बीच। एंड सेकेंड टाइम में जो सेकेंड रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें दो बैक्टीरियल डीएनए के बीच आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये प्रोसेस ओवरऑल होता है। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिटिक साइकिल। इसको हम लिटिक साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में जो हमारा स्ट्रेन है बैक्टीरियोफेज वायरस का, ये अपने होस्ट पे अटैक करके इमीडिएटली तुरंत, है ना, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करते बैक्टीरियल सेल को लाइस करा देता है, तोड़ देता है। तो इसीलिए इसके इस बिहेवियर की वजह से इसको हम लोग लिटिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि क्यों जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोल रहे हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इसलिए बोल रहे हैं, देखिए यहाँ जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसको समझिएगा। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं फिक्स है, यानी कोई भी बैक्टीरियल डीएनए वायरस डीएनए के साथ रिकम्बाइन कर सकता है, कोई साइट या सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल हो गया जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरा वाला, यानी लाइसोजेनिक साइकिल, जिसको हम साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है,
साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन दैट इज ट्रांसडक्शन। तो साइट स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे पहले वाले में आपने देखा जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन था, जिसको आप लिटिक साइकिल बोल रहे थे, कि वायरस अटैक करने के बाद होस्ट सेल को तुरंत लाइस कर दे रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इमीडिएट लिसिस नहीं होते। देखिए लिसिस तो होगा, ये कंफर्म है, दोनों ही केसेस में लिसिस होता है, लेकिन एक में तुरंत हो रहा है, एक में कई जनरेशन बाद होगा। तो एक कुछ समय तक वायरस जो है वो शांत होकर के बैठा रहेगा, टेम्परेट फेज में रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग टेम्परेट साइकिल भी बोलते हैं। वायरस के बिहेवियर की वजह से हम लोग उसको एक नाम और देते हैं, दैट इज टेम्परेट साइकिल। इसको हम लोग टेम्परेट साइकिल भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी एक बैक्टीरियोफेज वायरस बनाते हैं, इस तरह से वायरस है, और ये इसका डीएनए, ठीक है, वायरस का डीएनए हो गया। अब चूंकि ये टेम्परेट फेज है, तो टेम्परेट फेज में जो वायरस होगा वो हमारा कौन सा होगा, लैम्डा फेज, लैम्डा फेज वायरस है। और ये इसका होस्ट बैक्टीरिया, ये होस्ट बैक्टीरिया हो गया। होस्ट बैक्टीरिया ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद जैसे पहले वाले केस में होगा, बिल्कुल सेम वही केस है, ये जा करके उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा, पूरी तरह से एड्सॉर्प्शन हो गया इसका। साथ ही साथ ये अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देगा, तो उसका डीएनए निकल करके ये बैक्टीरिया के डीएनए, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया, ठीक है। वायरस का जो डीएनए है वो यहाँ से इंजेक्ट हो गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्लस जो बैक्टीरियल डीएनए है जो आपको उलझा हुआ दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ये भी आ जाएगा। साथ ही साथ वायरस भी क्या करेगा, अपने डीएनए को सर्कुलराइज करेगा। देखिए ये रहा बैक्टीरियल डीएनए, और वायरस भी अपने डीएनए को क्या करेगा, सर्कुलराइज करेगा, तो ये भी सर्कुलर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो दोनों सर्कुलर फॉर्म में आ गए, और ये पुरानी कैप्सूल तो बाहर लगी हुई है, एज सच जैसे होता है वैसे ही लगा हुआ है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब यहीं पे हमें समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसको बड़ा करके इस पिक्चर को देखें, तो इस केस में ये रहा बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, और ये रहा वायरल डीएनए, ठीक। दोनों चीजें हमारे पास हैं, बैक्टीरियल डीएनए भी है और वायरल डीएनए। दिस इज वायरल डीएनए एंड दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, दोनों डीएनए हमारे पास हैं। अब यहाँ पे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे होगा, और वो सीक्वेंस क्या होता है, देखिए वायरस में भी वो सीक्वेंस मौजूद होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एट साइट, और बैक्टीरिया में भी ये सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं एट साइट। एट मींस अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट सीक्वेंस। तो इसी एट साइट पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और ये दोनों आपस में होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करते हुए, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन यानी जब सेम डीएनए सीक्वेंसेस आपस में मिलते हैं तो उसको होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करते हुए दोनों क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो फाइनली एक इस तरह का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। देखिए ये मान लीजिए एक हो गया, और इसी में हमारा ये वायरस का डीएनए देखिए इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब इस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए, जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया। इसी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वायरल डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोफेज। तो
कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोफेज वायरस क्या होता है। तो प्रोफेज वायरस मतलब कि वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यही सेम सिचुएशन सेल के अंदर भी होगी, ये तो हम लोगों ने बाहर से इसको समझा। चलिए सेल के अंदर देखा जाए कि क्या हो रहा है। अब सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर भी यही स्थिति होगी, इंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। ये कैप्सूल हम बना लेते हैं क्योंकि ये तो रहेगा ही, ये कहीं जाना नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ गया। अब देखिए क्या है, ये बैक्टीरिया को लाइज नहीं कर रहा, ये बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस का डीएनए इंटीग्रेट हुआ है ये ऐसा पड़ा रहेगा और बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करती रहेगी, मतलब चुपचाप सर्वाइव करेगी। उसको नहीं पता है कि उसके अंदर वायरस का डीएनए है और वो अपना जो सर्वाइवल है वो उसको ऑन रखते हुए लगातार रिप्रोड्यूस होगी। तो बैक्टीरिया का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और कई जनरेशन तक बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कई जनरेशन तक हमारा जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा और बैक्टीरिया के साथ साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन हुआ, कुछ नए बैक्टीरिया बने, इस तरह से इनका डीएनए है, तो मल्टीप्लाई होने के साथ साथ बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने के साथ साथ जो वायरस का डीएनए है वो भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसी के साथ साथ वो भी मल्टीप्लाई होगा। इसी के साथ साथ वायरस का डीएनए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। एंड आफ्टर मेनी जनरेशन जब वायरस को रिक्वायरमेंट होती है बाहर आने की तो ये जस्ट रिवर्स जाएगा, यानी जिस होमोलॉगस कॉम्बिनेशन से दोनों अटैच हुए थे बैक्टीरियल और वायरस डीएनए, वो उसका रिवर्स होगा और वायरस डीएनए फिर अलग होकर के अपना मल्टीप्लिकेशन, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करके नए वायरस पार्टिकल सिंथेसाइज करेगा और तब बैक्टीरियल सेल को तोड़ेगा यानी लिसिस करेगा और बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो लिसिस होगी वो कई जनरेशन बाद होगी, जबकि लिटिक साइकिल में इमीडिएट उसी जनरेशन में लिसिस हो जाती है ना, तो इसीलिए इसको लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, लिटिक साइकिल बोल रहे थे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे कंपेयर करने के लिए आ जाता है कि किसमें वायरस की मल्टीप्लिकेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लाइसोजेनिक वाली साइकिल में या लिटिक साइकिल में। तो देखिए ज़्यादा वायरस पार्टिकल आपको किसमें मिलेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल में मिलेंगे, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया के साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, एंड फिर वहाँ पे दोबारा वो मल्टीप्लाई करके अपने नए पार्टिकल सिंथेसाइज करेगा और एक साथ काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वायरस पार्टिकल रिलीज होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन वायरस का है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट है, ठीक। तो ये हमारा दोनों तरह का साइकिल हो गया, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।